सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि मैं अपने बीएनएस के प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक आपके साथ कंटिन्यू कर रहा था वो था अबेटमेंट, दुष्प्रेरण। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैंने सेक्शन 45 एंड सेक्शन 46 ऑफ बीएनएस आपके साथ अभी तक डिस्कस किया है। तो आज मैं उसी को एक्सटेंड करूंगा और जो प्रोविज़न्स हैं आगे वाले वो डिस्कस करूंगा। उम्मीद करूंगा कि सेक्शन 54 तक मैं आपके साथ आज डिस्कस करूं और नेक्स्ट प्रोविज़न नेक्स्ट डे आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने आपके साथ अभी तक सेक्शन 45 एंड सेक्शन 46 डिस्कस किया था और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, मैंने कहा था प्रीवियस लेक्चर में जो भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं उस प्रोविज़न सेक्शन से रिलेटेड। तो चलिए अब अपने टॉपिक के साथ कंटिन्यू होते हैं। इसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे, पीडीएफ अबेटमेंट के, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा गो थ्रू हो लूँ प्रीवियस लेक्चर पे, एक बार थोड़ा आप रिवाइज कर सकेंगे उसे कि अबेटमेंट क्या होता है। तो अबेटमेंट ये बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में कि अबेटमेंट एक ऐसा ऑफेंस है जो कि थोड़ा सा हमें जो एक जनरल ऑफेंस से अलग ले जाता है। अलग मीन्स इसलिए, एक जनरल ऑफेंस में जब हम बात करते हैं, चाहे थेफ्ट हो, मर्डर हो, रॉबरी हो, रेप हो, एक्सटॉर्शन हो, कुछ भी हो, तो इसमें हम बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है, मतलब जिसने वो ऑफेंस किया है। लेकिन अबिटमेंट हमें थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो में ले जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टैंड करता है हमें उन ऑफेंसेस से जिसमें कि ऑफेंडर करने वाला ही केवल लायबल होता है। मतलब जो ऑफेंस करने वाला ही केवल लायबल होता है, मतलब जो मर्डर करेगा वही 302 के लिए चार्ज किया जाएगा, उसी का ट्रायल होगा, कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा। तो अबेटमेंट जो हमें यहाँ पे क्लेरिफाई करता है वो कहता है कि वो ऑफेंस जो व्यक्ति कर रहा है वो तो बट नेचुरल लायबल होगा ही होगा, लेकिन जो वहाँ पर एब्सेंट है, मतलब जो उस स्पॉट पे एब्सेंट है, जहाँ पे मर्डर हुआ है उस स्पॉट पे वो व्यक्ति एब्सेंट है, वो है ही नहीं, लेकिन उसको भी हम 302 के लिए लायबल करेंगे। आप समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? मैं आपको बोर्ड पे क्लियर करता हूँ। जैसे कि आप सपोज करो एक व्यक्ति है, कह सकते हो आप एम, और एक व्यक्ति है एन, एक व्यक्ति है एक्स, ठीक है। अब एम ने इंस्टिगेट किया, इंस्टिगेट बहुत आराम से समझिएगा, इंस्टिगेट किया किसको? एन को इंस्टिगेट किया कि आप एक्स का क्या कर दो, मर्डर कर दो। इंस्टिगेट मतलब होता है उकसाना, ठीक है। उसको उकसाया कि आप जो है एक्स का मर्डर यहां पर कर दो, ठीक है। अब क्या इंटेंशन थी उसका मर्डर करवाने की, क्या नॉलेज थी, वो एम जाने, हमें उसकी इंटेंशन नॉलेज से मतलब नहीं है। पड़ेगी जब हम प्रोविज़न पे आगे आएंगे, वहाँ पे हम इसी को पढ़ेंगे कि इंटेंशन नॉलेज तो उसकी ये थी, लेकिन उसने जो एन ने किया है वो अलग इंटेंशन नॉलेज के साथ किया है। एक्ट वही हुआ है जो एम चाह रहा था, वो हम आगे के प्रोविज़न में कंटिन्यू करेंगे। अभी बात करते हैं इस सिनारियो की। तो एम ने इंस्टिगेट किया एन को कि आप एक्स का क्या कर दो, एक्स का आप मर्डर कर दो, ठीक है। अब आगे की स्टोरी आते हैं। एन जो है एक लोडेड पिस्टल से एक पिस्टल हायर करता है, या उसके पास ऑलरेडी पहले से थी, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल कंडीशन को समझना है। एन गया, एक्स के घर पे गया या कहीं एक्स को ढूंढ लिया रास्ते में जैसे भी, और एन ने एक्स का यहां पे क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है। तो यहां पे मुझे आप ये बताओ कि क्या यहां पे एम, इस कंडीशन में एम, इस
इंसिडेंट में ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, क्या एम यहां पर प्रेजेंट है कहीं पर भी? नो। यहां पर क्या है इस कंडीशन में? एम इज एब्सेंट। एम यहां पर है ही नहीं। ऑफेंस किया गया है एन के द्वारा, उकसाया गया था एम के द्वारा, ऑफेंस किया गया है एन के द्वारा, किसके अगेंस्ट हुआ है? एक्स के द्वारा। विक्टिम यहां पे एक्स है, और ये दोनों, ये भी ऑफेंडर हो जाएगा क्योंकि इसने भी ऑफेंस किया है, और ये भी ऑफेंडर हो जाएगा क्योंकि इसने भी ऑफेंस किया है। एक्ट हुआ है मर्डर का, एक्ट हुआ है मर्डर का। एम एब्सेंट था, एम था ही नहीं जब वहां पर मर्डर हुआ, तो क्या हम एम को छोड़ देंगे? एम को हम छोड़ दें कि भैया आप तो वहां पे थे नहीं, तो आपका इस ऑफेंस से कुछ लेना देना भी नहीं है। जो मेन लेना देना है वो एन का है और एक्स का है। एक्स मारा गया, एन ने मारा है। यहीं पर अबेटमेंट का सिद्धांत सामने आता है। अबेटमेंट यहां पर एम को भी लायबल बनाएगा क्योंकि एम के उकसाने पर एन के द्वारा एक्स का मर्डर हुआ है। एम के उकसाने पर एन के द्वारा मर्डर हुआ है एक्स का। तो यहां पर ये दोनों, आपका एम और आपका एन, बोथ आर इक्वली लाइबल अंडर द चार्ज ऑफ सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो ये दोनों ही एम और एन यहां पर ऑफेंडर माने जाएंगे अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। एंड बीएनएस में आई थिंक सेक्शन 99 है मर्डर का। जस्ट आई हैव टू कंफर्म इट। जस्ट अ सेकेंड। uh, 101 section 100 what I think so, culpable हो, yes section, no just a second, section 100, yes section 101। तो यहाँ पर आईपीसी में सेक्शन 302 है मर्डर के लिए, एंड बीएनएस में सेक्शन 101 में आपका मर्डर है। ओके, तो इसको भी आप याद करते चलिए क्योंकि एग्जाम में अब ये पूछेगा, कोरिलेट करेगा कि आईपीसी में मर्डर किस सेक्शन में था एंड बीएनएस में नाउ इन विच सेक्शन द मर्डर इज प्रोवाइडेड। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि एम तो स्पॉट पे था नहीं, एम ने केवल उकसाया था एन को कि वो एक्स का मर्डर करे, और एन ने एक्स का मर्डर किया। तो क्या एम को आप ऐसे ही रिलीज कर दोगे? एम को चार्जशीट में आप उसको चार्ज नहीं करोगे या उसके खिलाफ आप ट्रायल नहीं चलाओगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन एक आती है एम का वहाँ पर होना और एम का वहाँ पर ना होना। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि एम चाहे वहाँ पर है चाहे नहीं है, लेकिन वो क्या है? ऑफेंडर है। और ऑफेंडर किस चीज़ का है? ऑफेंडर है, अगर आईपीसी की बात करो तो 302 का है, और अगर बीएनएस की बात करो तो 101 का है। इज दैट क्लियर? चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो करूंगा कि अगर यहां पर एम है या एम नहीं है, एम स्पॉट पे प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द मर्डर, या एम स्पॉट पर नहीं है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द मर्डर। अब मैं इस पर चर्चा करता हूं। तो देखिए, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल को मैं फिर दोबारा एक बार क्रिएट कर देता हूं। यहाँ पे ये m है और ये आपके n है एंड दिस इज x। ओके, तो m ने किया n को इंस्टिगेट टू डू व्हाट? टू डू द मर्डर ऑफ x, कि आप x का मर्डर करो। n ने क्या कर दिया? कमीशन कर दिया, COMM, कमीशन।
एन ने कमीशन कर दिया, मतलब कमीशन कर दिया, मर्डर कर दिया, किसका? एक्स का। अब यहाँ पे दो कंडीशन देखेंगे हम इस दौरान, ड्यूरिंग मर्डर हम दो कंडीशन देखेंगे, एम प्रेजेंट है और एम एब्सेंट है। अगर यहाँ पर एम प्रेजेंट है तो अलग हो जाएगा काम, और अगर एम एब्सेंट है तो अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा इसको समझिए। ये वो प्रोविज़न है जो मैं आपके साथ आज आगे डिस्कस करता, लेकिन ज़रूरत पड़ी कि मैं यहीं पे कर दूं तो मैं इसको डिस्कस यहीं पे कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर m वहां पर प्रेजेंट है जिस टाइम मर्डर हो रहा है, मींस m यहां पर क्या है इसको भी समझो। m यहां पर है अबेटर, m यहां पर है अबेटर, एंड n यहां पर है अबेटेड। m जो अबेट कर रहा है, जो दुष्प्रेरित कर रहा है, और n जो दुष्प्रेरित हो रहा है। ठीक है, जो उकसाने वाला है, जो उकसा रहा है, और जिसको उकसाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो यहां पर अगर m प्रेजेंट था जिस टाइम मर्डर हो रहा था, तो m ये माना जाएगा कि m हैड कमिटेड द मर्डर, कि m ने ही मर्डर किया है। m ऑल्सो कमिटेड द मर्डर, ऑल्सो कमिटेड द एक्ट ऑफ मर्डर। m ने भी वहां पर अपनी हिस्सेदारी दी है, किसकी? प्रेजेंस दी है, फिजिकल प्रेजेंस दी है मर्डर करने में x की। अगर m प्रेजेंट है तो, बट अगर m एब्सेंट है तो यहां पर यह नहीं माना जाएगा कि इसने मर्डर किया है, बट ही इज ओनली लायबल फॉर द commission of an offense of abatement to murder। ठीक है, तो अगर m वहां पर प्रेजेंट था जिस समय मर्डर हो रहा था, तो m हैड ऑल्सो कमिटेड द एक्ट ऑफ मर्डर। m ने मर्डर खुद भी किया है x का, अगर m वहां पर प्रेजेंट था। अगर m वहां पर एब्सेंट था तो केवल वो माना जाएगा कि वो ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट टू मर्डर। ठीक है, लेकिन m यहां पर जो चार्ज होगा, जो m के ऊपर आरोप लगेंगे, वो लगेंगे मर्डर के। ठीक है, तो यहां पर बस ये समझना है कि अगर वो प्रेजेंट था तो क्या कंडीशन है, अगर वो एब्सेंट था तो क्या कंडीशन है। तो ये एक मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, ये प्रोविज़न जो मैंने डिस्कस किया है प्रेजेंट और एब्सेंट वाला, पहले मैं इसको आपको बता दूं। देखिए, सेक्शन 54 ऑफ बीएनएस प्रोवाइड करता है व्हेन एवर एनी पर्सन, जब कोई भी व्यक्ति हु इज एब्सेंट, जो कि एब्सेंट है, वहां पर प्रेजेंट नहीं है, बी लायबल टू बी पनिश्ड एज एन अबेटर, उसको मात्र हम एज एन अबेटर के तौर पर पनिश करेंगे। कॉमा है, इज प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच ही वुड बी पनिशेबल इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट इज कमिटेड, ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस। अगर वो एब्सेंट है तो केवल अबेटर, और अगर वो प्रेजेंट है उस एक्ट या ऑफेंस के कमीशन के दौरान, तो ये माना जाएगा, ये प्रेज्यूम किया जाएगा कि ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड, कि उसने ही ये अपराध किया है। ठीक है, तो सेक्शन 54 में प्री का क्वेश्चन है, प्री का सेक्शन है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो अबेटमेंट कैसे हो सकता है? बाय इंस्टिगेशन, किसी को उकसाकर, इंटेंशनल एड, ठीक है, आप आशाइक उसकी मदद करके,
मतलब आपकी आशय थी, आपका इंटेंशन था कि आप उसकी मदद करें, इंटेंशनली मदद करके, कॉन्स्पिरेसी में इंगेज होके। इन तीनों तरीकों से आप अबेटमेंट ऑफ ए थिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 47 पे आप लोग आइए। ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। इस संहिता के तहत व्यक्ति ने ऑफेंस अबेट किया है, हु इन इंडिया, जो भारत में है, भारत में रहकर अबेट करे, भारत में रहकर अबेट करे, द कमीशन ऑफ एनी एक्ट, द कमीशन ऑफ एनी एक्ट, जस्ट अ सेकेंड, the commission of any act in India which would constitute an offence, sorry, abets the commission of any act without and beyond India which would constitute an offence if committed in India। मतलब सपोज करो कि सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो भारत में रहकर भारत के बाहर अपराध करना। ठीक है, मतलब अगर सिंपल सा है कि सपोज करो एक ये व्यक्ति है एक्स, ये है आपका इंडिया में और ये कर रहा है अबेट, मतलब दुष्प्रेरित, किसको कर रहा है, वाई को, जो है जापान में। इससे इसको क्या अबेट कर रहा है कि ये मर्डर कर दे, किसका मर्डर कर दे, किसी का भी, जेड मान लो, जेड का ये मर्डर कर दे। तो एक्स तो इस समय इंडिया में है, लेकिन ये किसको अबेट कर रहे हैं, किसको दुष्प्रेरित कर रहे हैं, वाई को, जो कि जापान में है। किस आशय से कर रहे हैं, मर्डर कर दो, किसका, जेड का, किसके द्वारा मर्डर हो जाए, वाई के द्वारा मर्डर हो जाए जेड का। ठीक है, तो ये सेक्शन बहुत इजी है। अब इसमें एग्जांपल ले लो, ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी अ फॉरेनर इन कंट्री एक्स। ए एक इंडिया में है, वो इंस्टिगेट करता है, उकसाता है बी को, जो एक फॉरेनर है, किसी कंट्री एक्स में है, टू कमिट मर्डर इन दैट कंट्री। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। ए यहाँ पर अबेटिंग ऑफ गिल्टी मर्डर का चार्ज इसके ऊपर लगेगा। सेक्शन 48 पे आ जाते हैं। A person abets an offense within the meaning of this संहिता, सेम सेंटेंस है, who without and beyond India। अब देखिए सेक्शन 47 में वो इंडिया में था, मतलब अबेटर इंडिया में था, इस कंडीशन में एक्स इंडिया में था। अब सेक्शन 48 में एक्स कहाँ पे है, एक्स जापान में है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्स हो गया आपका जापान में, ठीक है, और ये वाई हो गया आपका इंडिया में। मतलब अब अपोजिट कर लो, पहले जो इंडिया में था वो जापान में चला गया, जो जापान में था वो इंडिया में आ गया। ठीक है, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट इन इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। मतलब भारत में अपराध करने के लिए वो अबेट कर रहा है उस व्यक्ति को जो कि भारत में है और खुद वो कहाँ पे है, भारत देश के बाहर। ए इन कंट्री एक्स इंस्टिगेट बी टू कमिट ए मर्डर इन इंडिया। ए क्या है, एक्स, किसी एक्स नामक कंट्री में ए है, वो उकसाता है बी को कि वो मर्डर करे इंडिया में। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, सिंपल सा है, एक बार रीड आउट करोगे, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट सेक्शन पे आता हूँ। Whoever abates any offense shall if the act abated is committed। जो भी किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरित करता है, अगर वो एक्ट जो अबेट किया है वो कमिट हो जाता है उस अबेटमेंट के कारण, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट। और उस अबेटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया है पनिशमेंट के लिए, कि कोई अगर ऐसा अबेटमेंट करेगा तो उसको ऐसे पनिश किया जाएगा, अगर ऐसा कोई भी प्रोविजन एक्सप्रेस नहीं दिया गया है। बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। तो जो उस अपराध की पनिशमेंट है वो उसे मिल जाएगी, जैसे कि मर्डर, अबेटमेंट ऑफ मर्डर कहीं नहीं दिया गया है कि अबेटमेंट ऑफ मर्डर की पनिशमेंट कहाँ दी है, कहीं नहीं, मर्डर की दी गई है तो मर्डर की ही उसके ऊपर लग जाएगी। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेनेशन पे आप देख लो। एन एक्ट और ऑफेंस, कोई कृत्य या कोई अपराध इज सेड टू बी कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट के कारण हुआ है कोई एक्ट या ऑफेंस, ये कब कहा जाएगा, ये व्हेन इट इज कमिटेड, ये तब कहा जाएगा व्हेन इट इज कमिटेड इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द इंस्टिगेशन। जब किसी को उकसा कर, इंस्टिगेट करके वो काम करवाया गया हो, वो ऑफेंस हुआ हो इंस्टिगेशन के थ्रू, वो ऑफेंस हुआ हो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, या इंटेंशनल एड के थ्रू वो ऑफेंस हुआ हो। अगर इन तीनों के चलते वो ऑफेंस या वो एक्ट हुआ है तो इसे हम कहेंगे कि वो कंसिक्वेंसेस ऑफ अबेटमेंट के कारण हुआ है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं,
ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, ए बी को इंस्टिगेट करता है कि आप फॉल्स एविडेंस मतलब झूठा साक्ष्य आप पेश करो, ठीक है, बी को कहता है। और बी इस इंस्टिगेशन के चलते क्या होता है, झूठा साक्ष्य दे देता है। ए इज गिल्टी, अब यहां पे ए क्या है, गिल्टी है, ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस, उस अपराध को अबेट करने के लिए ए यहां पे गिल्टी है, एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी, तो यहां पे दोनों को सेम पनिश किया जाएगा, सेम पनिशमेंट से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आप पढ़ना। अब मैं सेक्शन 50 पर आता हूं, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। Whoever abets the commission, जो भी अबेट करता है ऑफ एन ऑफेंस के लिए, shall if the person abated does the act with a different intention or knowledge, ठीक है। यहां पर एम ने एन को इंस्टिगेट किया है एक्स के मर्डर के लिए। यहां पर एम का इंटेंशन कुछ और था, एम की नॉलेज कुछ और थी, लेकिन जो एन ने एक्स का मर्डर किया है वो अलग इंटेंशन और अलग नॉलेज के साथ किया है, ठीक है। अलग इंटेंशन, इसका इंटेंशन और नॉलेज, इसकी इंटेंशन और नॉलेज में डिफरेंस आ गया। इसका इंटेंशन एक्स का मर्डर करने का क्या था कि एक्स ने एम से 2 लाख रुपए उधार लिए थे और एक्स अब इसको वो पैसा नहीं लौटा रहा था, और एक्स धमकी भी दे रहा था कि अगर तुमने पैसा मनी रिकवरी का सूट भी दाखिल किया तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा या करवा दूंगा। तो एम का इंटेंशन था ये, इसलिए वो एक्स को मर्डर करवाया। लेकिन एन का इंटेंशन अलग था। एन की इससे पुरानी रंजिश थी, और इन दोनों में आपस में जो है वो वर्ड्स एक्सचेंज होते रहते थे, धमकी दोनों एक दूसरे को देते रहते थे, और इन दोनों का अपना कुछ ऐसा इलीगल बिजनेस था जिसमें भी ये दोनों आपस में कोलाइड होते रहते थे, आमने सामने आते रहते थे। तो एन ने इसका मर्डर इसलिए किया। लेकिन तो यहाँ पे क्या था, एम की एक्स की इंटेंशन अलग थी, रिकवरी ऑफ मनी ना हो नहीं पाए। एन और एक्स की अलग थी, पुरानी रंजिश, बिजनेस में आमने सामने हो जाना। लेकिन हुआ लास्ट में क्या हुआ है, एक्ट कमिट हुआ है और एक्स का मर्डर हो गया है। तो यहाँ पे ये जो प्रोविजन बोल रहा है, सेक्शन नंबर 50 ये बोल रहा है, whoever abets the commission of an offence shall, if the person abated does the act with different intention or knowledge from that of abater, be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater and with no other। तो यहाँ पर अबेटर को मान लिया जाएगा, मतलब मान लिया जाएगा एम को कि एम की और एन की इंटेंशन और नॉलेज सेम थी, ये माना जाएगा एज पर लॉ, क्योंकि इसके इंस्टिगेशन पे ही एन ने एक्स का मर्डर किया है। तो अब इंटेंशन नॉलेज आपकी कुछ भी हो, डिफरेंट हो, सेम हो, इट डजंट मैटर। एम के इंस्टिगेशन पर एन ने एक्स का मर्डर किया है, तो यहाँ पर अब ये मान लिया जाएगा कि उस समय एन की और एम की इंटेंशन और नॉलेज सेम थी और उसी इंटेंशन से एक्स का मर्डर हुआ है, ठीक है। इसको मैंने और इजी वर्ड्स में क्लैरिफाई किया था, ये प्रोविज़न जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैंने यह धारा यह प्रावधान करती है, यद्यपि दुष्प्रेरित व्यक्ति, दुष्प्रेरित यहाँ पर कौन है, यहाँ पर दुष्प्रेरित एन है, ठीक है। व्यक्ति दुष्प्रेरक के इरादे या ज्ञान से भिन्न, दुष्प्रेरक एम है, इसके ज्ञान और इसके इरादे से भिन्न, इरादे या ज्ञान से भिन्न इरादे या ज्ञान के साथ अपराध करता है, तदापि दुष्प्रेरक को दुष्प्रेरित अपराध के लिए प्रदान की गई सजा से दंडित किया जाएगा, मानो यह कार्य दुष्प्रेरक के इरादे या ज्ञान से किया गया हो, ना कि किसी अन्य उद्देश्य से, ठीक है। तो मतलब ये बोला जा रहा है कि जो अबेटमेंट जो यहाँ पर एम था, एम के ही इंटेंशन और नॉलेज से एन ने एक्स का मर्डर किया है, इसलिए दोनों इक्वली लायबल है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब बोला क्या गया कि एम का इंटेंशन और नॉलेज अलग है, एम की इंटेंशन और नॉलेज जो थी इसका मर्डर करने की, उस इंटेंशन और नॉलेज से ना करते हुए एन ने किसी दूसरे इंटेंशन और नॉलेज से एक्स की मर्डर कर दी। लेकिन प्रोविज़न कहता है कि अगर एम के इंस्टिगेशन पे, एम के उकसावे पे एन ने एक्स का मर्डर किया है, तो कानून क्या मानेगा कि एन ने जिस इंटेंशन और नॉलेज से एक्स का मर्डर किया है वो एम की इंटेंशन और नॉलेज के इक्वल थी, वही थी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोविजन पे आते हैं। When an act, section 51, when an act is abated and a different act is done, the abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abated it। मतलब अबेट किया एक एक्ट और कमिट हुआ दूसरा एक्ट,
प्रोविजो पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन और विद द एड और इन परसेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी विच कॉन्स्टिट्यूट द अबेटमेंट। मतलब यहाँ पर जो वर्ड आपको हाईलाइट करना है वो है एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब ये भी हो सकता है जो व्यक्ति अबेट कर रहा है किसी दूसरे को, जैसे मैं किसी को दुष्प्रेरित करूं, मैं किसी को उकसाऊं, सपोज करो मैं किसी एक्स नामक व्यक्ति को उकसा रहा हूं कि तुम वाई नामक व्यक्ति का मर्डर करो, ठीक है, उसके घर पे जाके, तो मुझे ये भी हो सकता है, ये भी मेरे दिमाग में बात आ सकती है कि यार मर्डर करने मैं इसको भेज तो रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि ये और कोई अपराध भी साथ में कर दे या अपराध हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे मैं किसी को लूट करने के लिए किसी के यहाँ भेजूँ, जैसे मैं किसी एक्स नामक व्यक्ति को किसी वाई नामक व्यक्ति के घर भेज रहा हूँ कि जाओ उसके घर से लूट करो, उसके घर में जाके लूट करो और सामान ला के मुझे दो, और मुझे ये इतना मुझे प्रोबेबिलिटी है, इतना मेरी एक जो मेरा मुझे इंट्यूशन है कि ऐसा भी हो जाएगा कि मर्डर करते समय कोई आएगा, रॉबरी करते समय कोई आएगा और ये उसका मर्डर भी कर सकता है, तो मतलब रॉबरी एंड मर्डर दोनों हो सकते हैं। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि रॉबरी के साथ साथ मर्डर भी हो सकता है, इतना मुझे एक आभास हो रहा है या मुझे इतना यकीन है कि ये हो सकता है, इसका ये भी रिजल्ट आ सकता है कि किसी व्यक्ति का मर्डर भी हो जाए। ठीक है, तो इसी पर ये प्रोविज़न बेस है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है, ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड, ए ने एक बच्चे को इंस्टिगेट किया कि वो जेड के खाने में जहर मिला दें। ए ने एक व्यक्ति को इंस्टिगेट किया, ए ने एक व्यक्ति को इंस्टिगेट किया कि वो जेड के खाने में जहर मिला दे, ठीक है, एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पस, और उसी पर्पस के लिए उसने बच्चे को जहर दे दिया। द चाइल्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, उस उकसावे के कारण, बाई मिस्टेक, यहाँ पर बच्चे से मिस्टेक हो गई, पुट्स द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई, उसने जेड के खाने में मिलाने के बजाय उसने वाई के खाने में वो पॉइजन मिला दिया। विच इज बाई द साइड ऑफ दैट जेड, जेड और वाई बिल्कुल पास पास बैठे हुए थे, ठीक है। हियर इफ द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए इंस्टिगेशन, अगर ए के उकसावे के तहत ये काम किया गया है, किसके द्वारा, उस बच्चे के द्वारा, एंड द एक्ट डन वाज अंडर द सर्कमस्टांसेस द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबेटमेंट, और ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस था कि ये भी हो सकता है कि अगर गलती से जहर उसके खाने में मिल गया तो किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ये भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस था, ठीक है। A is liable in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put the poison into the food of Y, तो ये मान लिया जाएगा कि A ने Z नहीं बल्कि Y के खाने में ही जहर मिलाने के लिए चाइल्ड को इंस्टिगेट किया था, उकसाया था, ठीक है। तो क्लियर है ये प्रोविजन। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और देख लीजिए, इलस्ट्रेशन बी भी देख लीजिए। इसमें ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस, ए बी को उकसाता है कि वो जेड के घर में आग लगा दे। बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। बी क्या करता है, आग तो लगाता ही है उसके घर में लेकिन चोरी भी कर लेता है। ए दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट, फॉर द थेफ्ट वॉज अ डिस्टिंक्ट एक्ट एंड नॉट अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज। देखो ये बिल्कुल डिफरेंट, ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है पढ़ना। क्यों, इसमें क्या हुआ, ए ने बी को बोला कि तुम जाओ और जेड के घर में आग लगा दो, ठीक है। बी वहाँ जाता है, आग तो लगाता ही लगाता है लेकिन साथ में चोरी भी कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं बन सकता कि यार अगर आग लगाने को बोलूँगा तो चोरी कैसे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग भिन्न भिन्न एक्ट हो गए हैं। देखो रॉबरी करते समय कोई सामने आएगा तो उसका मर्डर हो ही जाएगा, ये तो 99% लोग मान के चलते हैं, लेकिन आग लगाना और चोरी कर लेना बहुत अलग अलग अपराध है। तो यहाँ पर ए ने जो बी को इंस्टिगेट किया था आग लगाने के लिए, तो यहाँ पर ए केवल और केवल उस ऑफेंस के लिए, आग लगाने, उस घर में आग लगाने के अपराध के लिए ही केवल दोषारोपण किया जाएगा ए को, चोरी के लिए नहीं, क्योंकि ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं था। ये ऐसा नहीं हो सकता था, माना जाता है कि ऐसा ये नहीं हो सकता कि कोई चोरी करने मतलब आग लगाने के लिए भेजेंगे तो वो चोरी भी कर लेगा या आग लगाते समय चोरी हो जाएगी, ऐसा कोई नहीं है फिक्स। भाई आग लगाते समय चोरी कैसे हो जाएगी, लेकिन रॉबरी करते समय मर्डर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मेन देखना है वो देखना है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस, क्या ऐसा भी हो सकता है
अगर ये कंडीशन ऐसी है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तब फिर आप दोनों ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप केवल उस ऑफेंस के लिए, प्रिंसिपल ऑफेंस के लिए लायबल होंगे जिसके लिए आपने उस व्यक्ति को इंस्टिगेट किया था। लेट्स गो टू द अनदर सेक्शन ऑफ दिस BNS. Section 52, if the act for which the abettor is liable under Section 51 is committed in addition to the act abated and constitute a distinct offence, the abettor is liable to punishment for each of the offence if the act for which the abettor is liable under Section 51 किस लिए लायबल था? मेन ऑफेंस के लिए, और एडिशन में कोई और ऑफेंस हो जाता है तब क्या होगा? तो आइए आगे पढ़ते हैं। जैसे ए इंस्टिगेट बी टू रेजिस्ट बाय फोर्स अ डिस्ट्रेस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। ए इंस्टिगेट करता है बी को, उकसाता है कि वो रेजिस्ट करे, ठीक है, मतलब विरोध करे, ठीक है, जिसे कहते हैं कि रेजिस्ट करना मतलब प्रतिरोध करना, ठीक है। बी टू रेजिस्ट बाय अ फोर्स, पावर लगाए, मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कोई वर्क कर रहा है, उसको वो वर्क ना करने दे। जैसे मान लो कि वो पब्लिक सर्वेंट ए को अरेस्ट करने आया है, तो ए बी को उकसा रहा है कि इसको मुझे अरेस्ट होने से बचाओ और इसको यहाँ से भगाओ पब्लिक सर्वेंट को। तो बी वैसा काम कर रहा है, उसको बाय फोर्स पब्लिक सर्वेंट को वहाँ से हटा रहा है, ठीक है। बी इन कंसिक्वेंसेस रेजिस्ट, उस हटाने भगाने के चक्कर में, इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस बी वॉलेंटरली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर, कॉजेज ग्रीवियस हर्ट कर देता है ऑफिसर को। Executing the distress, A as B has committed both the offense of resisting the distress and the offense of voluntarily causing grievous hurt. यहाँ पर B ने दो अपराध किए हैं, एक तो रेजिस्ट किया है, A has committed both the offense resisting the distress and the offense of voluntarily causing grievous hurt. तो एक तो रेजिस्ट किया है, दूसरा voluntarily causing grievous hurt किया है, तो यहाँ पर दो अपराध किए हैं। B is liable to the punishment for both these offenses and if A knew that B was likely to voluntarily to cause grievous hurt in resisting the distress, A will also be liable. सिंपल सा है, लगभग काफ़ी कुछ सेक्शन मिलते जुलते हैं। कि जैसे सपोज करो ए को अरेस्ट करने एक पब्लिक सर्वेंट, एक को अरेस्ट करने एक पुलिस ऑफिसर आता है, वहीं पर बी उसका फ्रेंड, ए का फ्रेंड बी वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि मुझे अरेस्ट होने से बचाओ और इस ऑफिसर को यहाँ से किसी तरीके से खदेड़ भगाओ। बी विरोध करने लगता है कि मेरे फ्रेंड को तुम अरेस्ट नहीं कर सकते और धक्का मुक्की में उसको बाहर करने लगता है। इसी धक्का मुक्की में क्या होता है कि उसको गंभीर चोट आ जाती है, ग्रीवियस हर्ट, वो कहीं गिर जाता है, उसकी आंख में काफ़ी गंभीर चोट, उसकी मतलब परमानेंट एक आई साइड गॉन हो जाती है इस चक्कर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि बी दोनों अपराध के लिए यहाँ पर लायबल हो गया है, एक तो उसको भगाने के लिए, विरोध करने के लिए, दूसरा वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए। और अगर इस चीज़ को ए जान रहा था कि इस धक्का मुक्की में ऐसा भी हो सकता है कि वो वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट हो जाए, तो वहाँ पर ए भी आपका इक्वली लायबल है। ए विल ऑल्सो बी लायबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस, मतलब दोनों के लिए, एक तो ए रजिस्ट्रेशन के लिए और दूसरा आपका वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 52 भी आपका कंप्लीट होता है। देखिए पहले वाले में जो सेक्शन 50 में था वो इंटेंशन और नॉलेज दोनों की अलग अलग थी। 51 में क्या है, एक्ट अबेट दूसरा किया, अबेट किया था रॉबरी के लिए, लेकिन कमिट क्या हो गया, मर्डर भी हो गया। एक्ट इज अबेटेड, डिफरेंट एक्ट इज डन, लेकिन हमें ये पता था कि ऐसा प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्ट फॉर विच अबेटर इज लायबल अंडर सेक्शन 51 इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, ठीक है। तो सेक्शन 51 एंड 52 लगभग काफ़ी कुछ सेम है, बहुत डिफरेंस इसमें नहीं है। अब सेक्शन 53 में आते हैं। When an act is abated with the intention, when an act is abated with the intention on the part of abater of causing particular effect, and an act for which the abater is liable in consequences of the abatement cause a different effect from that intended by the abater is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abated was likely to cause that effect। देखिए सेक्शन 51, 52, 53 तीनों में ही आपको एक नॉलेज ज़रूरी है कि ऐसा हो सकता है। ये तीनों में ही एक एसेंशियल एलिमेंट है कि ऐसा हो सकता है, ऐसी घटना घट सकती है, ये भी हो सकता है। ये इन तीनों सेक्शन में कीवर्ड है कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि ए इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, ए ने बी को इंस्टिगेट किया
कि आप करिए ग्रीवियस हर्ट किसको, जेड को। बी इस बहकावे में, उकसावे में आकर ग्रीवियस हर्ट कर देता है जेड को, लेकिन जेड मर जाता है। देखिए यहाँ पर ए ने कहा ग्रीवियस हर्ट करो, बी ने ग्रीवियस हर्ट ही किया, लेकिन ग्रीवियस हर्ट तो किया लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर ये बन गया मर्डर। इफेक्ट दूसरा आ गया, इफेक्ट था कि केवल जख्मी करो उसे, लेकिन जख्मी करने के दौरान कुछ ऐसी चोटें आ गई जिससे कि उसकी डेथ हो गई, तो ये ग्रीवियस हर्ट से मर्डर में चला गया। ठीक है, हियर इफ ए न्यू, वही चीज जो 51 में थी, वही जो 52 में थी, अब वही 53 में आ रही है। इफ ए न्यू दैट द ग्रीवियस हर्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ, की मृत्यु हो सकती है, ए इज लायबल टू बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर, तो ए को भी मर्डर के लिए हम पनिश कर देंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक बस लगाना है कि क्या जो एक्ट करने जा रहा है उस एक्ट के साथ साथ ये भी एक्ट हो सकता है क्या, क्या रॉबरी के साथ मर्डर हो सकता है क्या ग्रीवियस हर्ट के साथ डेथ हो सकती है क्या। अगर ऐसी हो सकती है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप दोनों ऑफेंस के लिए लायबल हो जाएंगे। ठीक है, अब सेक्शन 54 पे आता हूं, जो आज का लास्ट सेक्शन है, इसके बाद टॉपिक कल कंटिन्यू होगा। अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, व्हेन एवर एनी पर्सन हु इज एब्सेंट, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार रीड कर लेते हैं। would be liable to be punished as an abater is present when the act or offence for which he would be punishable in consequences of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offence। मतलब वही है कि अगर उस समय वो प्रेजेंट था, जिस समय मर्डर हो रहा था, स्पॉट पे वो प्रेजेंट था, तो माना जाएगा कि उसने भी मर्डर किया है। और अगर वो नहीं था, स्पॉट पे वो अपने घर पे बैठा हुआ था, वो किसी और से करवा रहा था, लेकिन वो घर पे बैठा हुआ था, वो स्पॉट से एब्सेंट था, तो वो अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए लायबल होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर सीरीज यहीं पे एंड होती है, आज का लेक्चर यहीं पे मेरा एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर कल आपके सामने दोबारा लेकर हाजिर होऊंगा। इसके पीडीएफ नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, कुछ पीडीएफ नोट्स आपके बचे हुए हैं, वो भी मुझे सेंड करने हैं, हो जाएंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच, और लेक्चर सीरीज़ देखते रहिए और वीडियो को देखकर रिवाइज करते रहिए। जहाँ भी प्रॉब्लम हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन गुड नाइट, नमस्कार।